सम्मेलन का आज आगाज हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। सम्मेलन के मंच से एनडीए नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भी भरी और आरजेडी पर भी निशाना साधा। एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर आए और गठबंधन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। जो अपार भीड़ इस ठंड में भी मौजूद है, ये नीतीश कुमार के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, विकास के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हमारे उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जनता का अपार प्यार देख रहा है। ये बढ़ चुका है कारवा, ये बढ़ चुका है कारवा। अब सिर्फ एनडीए, बिहार में सिर्फ एनडीए, एनडीए। ऐतिहासिक हुआ ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है एनडीए का जो आज आगाज हुआ, काफी हमें खुशी है और बहुत अच्छा हुआ। देखिए, कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब था। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन देखिए किस तरह से ये आम सभा में परिवर्तित हो गया। ये इससे दर्शाता है पांचों दल के कार्यकर्ता एकजुट हैं और आपसी सामंजस्य बना करके लड़ाई शुरू हो गई। बहुत ही अच्छा रहा। बगां में जो कार्यक्रम एनडीए का रहा, काफी उत्साहवर्धक रहा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और एकजुटता की तो मिसाल कायम हो गई है। निश्चित रूप से 2025 में जो 225 का लक्ष्य है वो 2025 के पार ही होगा, नीचे नहीं। बहुत बहुत उत्साह है। आपने देखा है कि लोकसभा का इलेक्शन हम लोग कैसे मिल के एनडीए के साथ लड़े हैं। हम लोग सुनील कुमार जी को जिताया लोकसभा में और अब विधानसभा का जो इलेक्शन होगा एनडीए उसमें जीतेगा। एनडीए के आज गठबंधन के मीटिंग हुआ, ये अच्छा मैसेज जाएगा जनता में। हम लोग 25 में मिल के भारी बहुमत से हमारा लोकसभा है। यहाँ पे हमारी एनडीए की एकजुटता जो थी, चट्टानी एकजुटता थी और यहाँ पे हमने काफ़ी बड़े मार्जिन से और काफ़ी बड़े अंतर से हम लोगों ने सुनील जी को जिता के भेजने का काम किया था और हमारा चंपारण ही नहीं, संपूर्ण बिहार इस बार अपने एनडीए की चट्टानी एकता का परिचय देगा। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। जहानाबाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान के विरोधी लोग हैं, इनसे पूछना चाहिए कि दलित और अति पिछड़ों की आजादी कब मिलेगी। बता दें कि मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद ही देश को सच्ची स्वतंत्रता मिली थी। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। आरएसएस और बीजेपी का कोई आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। संघ प्रमुख को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया। माननीय तेजस्वी यादव जी, अधूरा डिग्री होना अलग सवाल होता है, लेकिन अधूरा ज्ञान हो जाए तो वह समाज में विभेद पैदा करता है। नेशनल अहिल्या अवार्ड इंदौर के आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने जो बयान दिया, उस बयान में यह भी है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, संविधान बना और उसी संविधान के तहत माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसको आध्यात्मिक संदर्भ में वो कह रहे हैं और आप इसको देश की आज़ादी से जोड़ रहे हैं। देश की आज़ादी कौन स्वीकार नहीं करेगा। तेजस्वी यादव बताएं कि उनके दल के नेता और उनके माता पिता ने बड़े बड़े घोटाले कर किसका सम्मान किया। सिर्फ मुंह से कह देने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता। किसी महापुरुष का असली सम्मान उनके सपनों को पूरा कर और उनके बताए रास्ते पर चलकर किया जाता है। तेजस्वी और उनके माता पिता ने महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपने लाभ के लिए किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद जी ने कितना अपमानित किया था, दुनिया जानती है।
और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, श्रम मंत्री संतोष सिंह को धमकी मामले में आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के आजमगढ़ से संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मंत्री को इसने धमकी दी थी। संतोष सिंह से 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। व्हाट्सएप कॉल करके श्रम मंत्री को रंगदारी की धमकी दी गई थी। पटना कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया था और कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 घंटा पहुंच रहा है। पूछताछ के क्रम में जो है ये सामने आया कि जो अभियुक्त हैं संजय यादव, ये फूलपुर के रहने वाले हैं, जिला आजमगढ़ यूपी के। ये मुंबई में कुछ महीने पहले जो है वहाँ पर कपड़े के उसमें जो है मजदूरी की तरह एक दुकान में काम करते थे। ये अपना घर जो है यूपी में निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इनको पैसे की काफ़ी आवश्यकता थी और इन्होंने जो है फेसबुक के माध्यम से जो है मंत्री जी का जो है डिटेल्स निकाली, उनकी गाड़ी नंबर का डिटेल निकाला, उनका फ़ोन डिटेल्स निकाली और इनके द्वारा जो है उनको मैसेज करके और फ़ोन के माध्यम से कई बार जो है धमकी दी गई। इन पे जो है कांड दर्ज करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। खबर आपको गया से बताते हैं, जहां नेशनल हाईवे के सड़क किनारे विभिन्न लाइन होटल में पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध कोयला, डीजल और गांजा बरामद हुआ है। पुलिस की छापेमारी के दौरान 3 डब्बा गांजा, 900 लीटर अवैध डीजल और भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ। पुलिस ने एक तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई अवैध कारोबार काम करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। और अब बात देश विदेश की खबरों की करेंगे। राहुल गांधी के एक बयान पर फिर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। अब इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो राहुल गांधी के इस बयान ने ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। बीजेपी ने इसे भारत को तोड़ने वाला नैरेटिव बता दिया है। गांधी ने अपने देश विरोधी नियत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. और देखिए, भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही दिन में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक बेहद ताकतवर पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई है। पीएम मोदी ने इस अद्भुत वॉर मशीनों को देश को समर्पित किया है। आईएनएस नीलगिरी एक ऐसा युद्धपोत है जो समंदर में रक्षा कवच का काम करता है। हजारों टन वजनी ये विशालकाय युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल बन गया है। और आईएनएस वाघशीर की बात करें तो ये एक ऐसी सबमरीन है
जो टारपीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता भी रखती है। और अब रुख कर लेते हैं प्रयागराज की, और आज बात होगी महाकुंभ की। और देखिए, महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर जहां करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, वहीं अब दूसरे ओर तीसरे अमृत स्नान के लिए महंत आचार्य तैयार हो चुके हैं। निर्मल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर साक्षी महाराज ने तैयारियों को लेकर कहा कि तैयारी पूरी है और अनुमान है कि 50 करोड़ लोग पूरे महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। सारे विश्व में एक छाप छोड़ने वाला है। क्या हिंदुस्तान के आस्थावान, क्या विदेश के, क्या अंग्रेज लोग दौड़ते चले आ रहे हैं। कुछ लोग तो सीधे यहाँ संन्यास धारण करते चले आ रहे हैं। कई लड़कियां यहाँ अंग्रेजों की साध्वी आकर बन गई, कई आदमी संत आकर के बन गए। तो यहाँ भगवान के रंग में सब रंगते चले जा रहे हैं। तो ये आस्था का कुंभ है, जिसकी जो आस्था है नापी नहीं जा सकती। तो 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है और इसी बीच महाकुंभ का ये स्नान हो रहा है। तो ऐसे में लोग इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी हो रहे हैं। और महाकुंभ में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी पहुंची थी, जो उन्होंने भी यहाँ पर जो है शिक्षा दीक्षा ली है। बढ़ते आगे, नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां इस्कॉन मंदिर के संस्थापक शील प्रभुपाद का स्मारक बना है। 170 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये इस्कॉन मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 800 इस्कॉन मंदिरों से साधु संतों को बुलाया गया। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर में एकता, विविधता और सद्भाव के साथ नए साल का स्वागत किया गया। इस मौके पर 20 से ज्यादा देशों के दूतावासों के डिफेंस, राजनयिक, उनके परिवार और बाकी लोगों का मंदिर में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार का संदेश दिया गया। और अब बात खेल की खबरों की करेंगे। दिल्ली में भारतीय महिला खो खो टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 175-18 के अंतर से शानदार जीत हासिल कर ली है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिलाओं ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से चैथरा बी, मीरू और कप्तान प्रियंका इंगले ने लगातार ड्रीम रन बनाकर टीम इंडिया के लिए लय बनाए रखा और मैच की सर्वश्रेष्ठ अटैकर निर्मला भाटी रही। और अब बात शेयर बाजार की करेंगे। सेंसेक्स आज 224 अंक की तेजी के साथ ही 76,724 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंक की तेजी रही। ये 23,213 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 27 में तेजी और 23 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ है। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.39% की तेजी रही। इससे पहले कल भी यानी 14 जनवरी को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।